हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम कुमार जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज से अपना यूट्यूब पर एक नए दौर के साथ कुछ टॉपिकों का शुरुआत करूंगा और आज से मेरा क्लास रेगुलर चलेगा। आप लोग जुड़े रहेंगे मेरे साथ और अभी से मैं फर्स्ट क्लास जो मेरा होगा आज वो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का होगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। मेरा दावा है कि आप लोग इसमें अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं आज से भूगोल यानी ज्योग्राफी का कुछ विशेष बातों पर चर्चा करेंगे और क्या हुआ था भूगोल, कैसे इसका जनक कौन था, कहाँ से शुरुआत हुई थी भूगोल की, ऐसे सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा काम आज है कुछ भूगोल के बारे में इंट्रोडक्शन देना। तो मैं पहले ज्योग्राफी पर आ जाता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे और क्रमबद्ध देखेंगे। आपको मेरा दावा है कि आपको सारी वीडियो की जो महत्वपूर्ण जानकारियां होगी वो आपको मिल जाएगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो मैं लेकर सरस्वती माँ का नाम शुरू करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल उत्तम कुमार जीएस एकेडमी में। आज से भूगोल का एक नए दौर और नए उत्साह के साथ हम जीएस को देखेंगे। थैंक यू। चलिए सबसे पहले हम जीएस को देखेंगे यानी कि ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? यह पृथ्वी का वर्णन है, यानी कि इसको हम भूगोल, भू मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी मतलब पृथ्वी जो है हमारे पृथ्वी गोल है। भू मतलब पृथ्वी मतलब धरती धरातल, गोल यानी कि गोल है यानी कि भू प्लस गोल, भू मतलब भू प्लस गोल बराबर भूगोल, यानी कि भूमि यानी कि मृदा और इसकी गोलाकार इकाई को मिलाकर भूगोल का जन्म हुआ है। तो हम सबसे पहले देखेंगे भूगोल के कुछ विशेष बातों का। इसकी चर्चा सर्वप्रथम शुरुआत किसने की थी, कहाँ से आई थी? तो इसका जो शुरुआती दौर में सबसे खोज करता था उसका नाम था इरेटोस्थेनीज। क्या नाम था? इरेटोस्थेनीज। इन्होंने ही एक ग्रीक भाषा के रूप में भूगोल का जनक कहा जाता है, यानी कि जीओ मतलब क्या होता है? प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी मिलकर जियोग्राफी का रूप लिया है, जिसको हम कह सकते हैं ज्योग्राफी यानी कि पृथ्वी का वर्णन। और एक और ऐसी बात है, हम ज्योग्राफी के बिना इतिहास पर नहीं जा सकते हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के बिना हिस्ट्री भी अधूरा है। यानी कि पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी पर निर्भर करता है। इसलिए सबसे पहले ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत उचित माना जाता है और आप लोग ज्योग्राफी को सर्वप्रथम पढ़िए। उसके बाद जो है इतिहास जैसे अन्य सब्जेक्ट, पॉलिटी सब पर आएंगे धीरे धीरे हम लोग। सबसे पहले हम लोग आज से भूगोल का कुछ विशेष बातों को देखें और इस पर चलेंगे। तो भूगोल यानी कि भू प्लस गोल बराबर क्या बना? भूगोल। भूगोल या इसको ग्रीक भाषा में जियो प्लस ग्राफी बराबर जियोग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब होता है कि पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी के अंदर जितने भी प्रकार के वायुमंडलीय धरातलीय विभिन्न प्रकार के जैसे जीव जंतु सब ये सब ज्योग्राफी के अंदर आते हैं। तो इसको पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। पृथ्वी गोल है। इसमें अब हम लोग आएंगे पृथ्वी के रेखाओं पर। अब पढ़ाई करेंगे हम लोग पृथ्वी के रेखाओं पर। तो पृथ्वी के विभिन्न जो रेखाएं किधर से कहाँ से गुजरती है, कौन रेखा कहाँ जाती है, किससे टाइम का मापन होता है, ये सब हम लोग को पता नहीं है, लेकिन अंत तक बने रहेंगे तो हमको सबको पता होगा। तो आप लोग अभी देखिए ज्योग्राफी का वर्णन देख लिए। अब लोग आते हैं हम लोग ज्योग्राफी का उस पाठ को लिखते हैं।
इसके साथ हम लोग चलेंगे। आप लोग बने रहिएगा अंत तक। विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। तो हम लोग आज आएंगे कुछ विशेष बातों पर। हम देखेंगे आज पृथ्वी के प्रमुख रेखाएं। पृथ्वी की रेखाएं प्रमुख यानी कि जिससे हम टाइम का मापन करते हैं, समय निर्धारित करते हैं, किससे समय कहाँ से चला जाता है, या फिर कौन सा कटिबंध है, कैसा कटिबंध है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम ज्यादा लंबा क्लास तो नहीं ले पाएंगे आज, क्योंकि मेरा यूट्यूब पर ज्योग्राफी का फर्स्ट क्लास है। तो हम सबसे पहले पृथ्वी के अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा के बीच आप लोगों को संबंध बताऊंगा। तो ये हुआ भारत के प्रमुख भारत में पृथ्वी की इसमें सामान्यतः दो रेखाएं गुजरती है, एक अक्षांशीय रेखा है एवं एक देशांतर रेखा है। तो अक्षांश रेखा क्या होता है और देशांतर रेखा क्या होता है, हम लोग इस पर आएंगे। तो अक्षांश रेखा क्या होता है? अक्षांश रेखा वो होते हैं जो पृथ्वी के गोलीय सतह में घिरा हुआ रहता है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करता है, घूर्णन इसकी गति होती है। यानी कि इसका जो अक्षांश का गति जो होता है पूर्व से पश्चिम से पूर्व होता है। यानी कि गति इसमें तो नहीं होता है, लेकिन हम एक तरह से कर सकते हैं कि जब पृथ्वी को गति देंगे तो इनका भी गति होगा। तो सबसे पहले अक्षांशीय रेखा पर आते हैं। तो क्या होता है अक्षांशीय रेखा, ये देखेंगे। अक्षांश रेखा को देखेंगे हम सबसे पहले। तो हम सबसे पहले पृथ्वी का आकार दे देते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये हुआ मेरा पृथ्वी, देख रहे हो, अच्छा से नहीं बना भाई। ये हुआ हमारा पृथ्वी। उसमें से कौन सा रेखा किधर से गुजरता है, कौन सा रेखा कहाँ से आता है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा जो होता है उस 3 प्रकार रेखा होता है। एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, 3 हो गया ना। हाँ, तो अक्षांश रेखा 3 प्रकार के होते हैं, 3 नहीं 5। अक्षांश रेखा 5 प्रकार से हम 5 समूह में विभाजित को किए हैं। आप लोग देखेंगे इसका नाम क्या है। सबसे पहले जो बीच वाली रेखा होती है इसको हम मीडिएटर यानी कि मध्य भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, विषुवतीय रेखा भी कह सकते हैं। ये कौन सा रेखा हुआ? भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं या फिर विषुवतीय रेखा भी। यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है, यानी कि बीच में पृथ्वी के जो बीचों बीच, जैसे गोलाकार पृथ्वी हुआ, इसके जो बीच की जो रेखा है उनको हम क्या कर सकते हैं? उसको मीडिएटर, विषुवतीय रेखा या फिर भूमध्य रेखा के रूप में हम इसको कर सकते हैं। जो एक बार और समझते हैं इसको क्या होता है। पृथ्वी गोल है, इसके बीचों बीच में जो रेखा गुजरता है उसको हम मीडिएटर यानी कि विषुवतीय रेखा या फिर भूमध्य रेखा भी कर सकते हैं। इसका मान 0 डिग्री, यानी कि बीचों बीच गुजरता है तो इसका मान 0 डिग्री हुआ। तो ये हो गया कौन सा रेखा? विषुवतीय रेखा।
रेखा या फिर भूमध्य रेखा भी कर सकते हैं। जीरो डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि इसको हम भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा भी कर सकते हैं। अब आते हैं इसके नीचे की रेखा को, यानी कि इस रेखा, ये रेखा जो है मकर रेखा है। कौन सा रेखा है? मकर रेखा। कौन सा रेखा है? मकर रेखा। तो मकर रेखा कौन सा है? विषुवतीय ध्रुव यानी कि विषुवतीय रेखा के ठीक उत्तरी ओर की नजदीकी रेखा को हम कौन सा रेखा कह सकते हैं? मकर रेखा। कौन सा रेखा कहेंगे हम लोग? ये कौन सा रेखा हुआ? मकर रेखा। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसका मान होता है 23.5 नॉर्थ। साउथ है तो साउथ पोल की तरफ, यानी कि दक्षिणी ध्रुव की तरफ है। तो दक्षिण ध्रुव समझिएगा अच्छा से, दक्षिणी ध्रुव की तरफ है इसलिए दक्षिण यानी कि साउथ, और नॉर्थ की तरफ रहेगा यानी कि उत्तर दिशा। सबसे पहले हम एक बात और बोल लेते हैं कि आप लोग को दिशा का निर्धारण सबसे पहले करना चाहिए। कौन सा दिशा किधर है, कहाँ है। तो ये मेरे साइड का जो हुआ, ये हो गया, आप लोगों से देखते हैं इधर से, एक पूर्व, एक उत्तर पूरब, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, यानी कि ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण, यानी कि हम इसको साउथ पोल कह सकते हैं। साउथ पोल, इसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उसके बाद चलेंगे नॉर्थ पोल की तरफ, आगे बढ़ेंगे। और ये जो रेखा है, इस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो कौन कौन राज्यों से, उस पर भी हम आएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, ये इसको बाद में देखेंगे। लेकिन ये कौन सा रेखा है? ये कौन सा रेखा है? कर्क रेखा है। कौन सा रेखा है? कर्क रेखा है। उसके बाद इसका भी मान होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल की तरफ। तो इसका मान हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद हम आते हैं, एक और रेखा है जो आप लोगों को दिखता होगा। ये कौन सा रेखा है? ये अंटार्कटिक वृत्त है। ये कौन सा वृत्त है? अंटार्कटिक वृत्त। इसको लिख लेते हैं। ये 63.5 लैटिट्यूड पर अपनी गति करती है। उसके बाद आएंगे, एक और रेखा है नीचे में, एक किस तरफ है? नॉर्थ तरफ, तो नॉर्थ। इसके बाद एक और रेखा है, इसको भी हम देखेंगे, इसको हम देखेंगे। इसका नाम है आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त, इसको भी देख लीजिए। यानी कि ये, इसी से हमको उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय का ज्ञान होता है। यानी कि इसको समझना मेरे लिए बहुत जरूरी काम रहा, तो इसको हम सबसे शुरुआत में बताएं। इसको आप लोग याद रखिएगा। यानी कि इससे ही गर्मी, ठंडा और क्या कहते हैं उसको, शीतोष्ण, यानी कम गर्म और कम ठंडा लगता है, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इसी से हमको ऋतु परिवर्तन इससे नहीं होता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि बीच वाला सब कला करुठा सबको हम जानते हैं, ये सब भी आएंगे। लेकिन इससे ही पता चलेगा कि किस क्षेत्र में गर्मी अधिक लगता है, किस क्षेत्र में ठंडा अधिक लगता है, किस क्षेत्र में ठंडा गर्म कम लगता है, समुद्र किनारा क्यों ठंडा लगता है, समुद्र किनारे में गर्म क्यों लगता है, इस पर भी आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे अब की बार
देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखा मुख्यतः इसलिए विख्यात है क्योंकि उससे ही हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। देशांतर से ही समय का निर्धारण करते हैं। जैसे कि भारत की देशांतर रेखाएं देशांतर कितना है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री को कर सकते हैं, उससे ही समय का निर्धारण होता है। और 0 डिग्री जो है वो इंग्लैंड से जेएमटी ग्रीनविच लैंड टाइम के बीच से वो निकलता है, उससे ही हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। क्योंकि जेएमटी की जो रेखा है वो देशांतर के 0 डिग्री से होकर गुजरता है, इस कारण से समय का निर्धारण होता है। मुख्यतः देशांतर रेखा की यूज वही होती है, तो हम लोग उस पर भी चलेंगे। तो सबसे पहले देख लिए हम लोग, उसके बाद आते हैं ओके। हाँ, तो हम लोग अभी अक्षांश रेखा को देखेंगे। अब देखेंगे देशांतर रेखा। देशांतर रेखा से क्या होता है, तो हमारे पृथ्वी की जो उत्तर से दक्षिण पोल यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा आती है, यानी कि दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा आती है उसी को हम देशांतर रेखा कहेंगे। इसके भी बहुत से पार्ट होते हैं, लेकिन वो प्रमुख नहीं है। तो हमको सिर्फ इससे जानना है कि इससे यही प्रमुख होता है कि इससे हमारा जो टाइम होता है मेंशन किया होता है, टाइम जिससे उससे टाइम का पता चलता है। तो हम लोग का सिर्फ इससे इतना ही देखना है। और इसमें विश्व का तो नहीं, हम लोग को भारत का सिर्फ देखना है। भारत की टाइम देशांतर रेखाएं कितनी है, तो भारत की देशांतर रेखा कितनी है, साढ़े 82 डिग्री। ये कैसे हुआ, इस पर भी चर्चा करेंगे। 82.5 डिग्री भारत की देशांतर रेखाएं। ये भारत की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री बोल सकते हैं, या फिर 82.5 डिग्री देशांतर इसको बोल सकते हैं। इससे भारत की समय का निर्धारित होता है। इस पर हम कल चर्चा करेंगे कि समय कैसे निकालते हैं, समय सारणी, समय की मुख्य जो होती है कहाँ से निकलती है, किससे समय मेंशन किया होता है, कहाँ से किसका समय ज्यादा निकलता है, उत्तर में क्या है समय का उपस्थिति, दक्षिण में क्या है, यानी कि पूर्व में क्या है समय, पश्चिम में क्या समय है, इसके बीच का डिफरेंट क्या है। इस सब पर हम आएंगे, लेकिन कल चर्चा करेंगे इस अगले वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। इस पर और कुछ चर्चा करने की बातें हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम लोग बोले 82.5 डिग्री ये भारत की देशांतर रेखाएं है। कितना डिग्री है, 82.5 डिग्री भारत की देशांतर रेखाएं। भारत की देशांतर रेखा, ये भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आए हैं। इस पर भी ध्यान देंगे थोड़ा, इसको भी याद रखिएगा। पूछ देगा एग्जाम में कि भारत से कौन सा रेखा होकर गुजरता है देशांतर में, कितना डिग्री देशांतर, कहाँ से गुजरता है, किस किस राज्यों से गुजरता है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। यानी कि हम मान लेते हैं 82.5 डिग्री हो गया। अब मान लेते हैं हम लोग ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा 82.5 डिग्री का देशांतर रेखाएं हैं। तो भारत भी इसी बीच में आता होगा, यानी कि यहाँ इस बीच में भारत आता होगा। इस बीच में भारत तो आता ही होगा, क्योंकि इससे ही हमारा टाइम मेंशन होता है। तो इस बीच में भारत आता होगा। तो भारत किस किस राज्यों से, ये भी तो पूछ सकता है कि क्रमबद्ध किस किस राज्यों से भारत में 82.5 डिग्री रेखाएं गुजरती है, किस किस राज्यों से होकर। तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि इसी से टाइम का
भारत में निर्धारित किया जाता है, टाइम को निर्धारित इसी रेखा के अनुसार किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे आज इस पर कि भारत के किन किन राज्यों से होकर GMT यानी कि 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। हम दे रहे हैं ना जी, एकदम दीजिए अच्छा से। तो चित्र भारत की देशांतर रेखा, भारत में किन किन राज्यों से होकर 82.5 डिग्री देशांतर रेखाएं गुजरती है। तो सबसे ऊपर से आएंगे हम लोग। सबसे ऊपर में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन राज्यों से होकर गुजरता है, इस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। एक बार आप इसको देख लीजिए, तब तक हम भी देख लेते हैं। भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, यानी कि उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर में, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। किन किन राज्यों से, यानी कि 5 राज्यों से भारत में 82.5 डिग्री देशांतर रेखाएं होकर गुजरते हैं। इसको याद रखने के लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ जैसा बना लेते हैं। 5 राज्यों से, याद रखिएगा आप लोग, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 2, 3, 4 और 1, 5। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। सबसे ऊपर में क्या होगा? ऊपर में सबसे देख लीजिएगा एक बार आप लोग मैप में। मेरे पास मैप की सुविधा नहीं होने के कारण आप लोग देख लीजिएगा कहीं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा लिखते हैं इसको, उसके बाद एक और है आंध्र प्रदेश। यानी कि भारत में 82.5 डिग्री देशांतर रेखाएं इन्हीं 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। इन्हीं 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री देशांतर रेखाएं गुजरता है। तो आज हम यहीं पर क्लास रखते हैं, यहीं से लेते हैं आपसे विदा। मैं उत्तम कुमार आप सबों के बीच रेगुलरिटी को मेंटेन करते हुए रोज की एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आऊंगा। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी नया हूँ, कुछ तो सीखने में भी टाइम लगेगा हमको भी, क्योंकि हमको टेक्निकल नॉलेज उतना नहीं है। और मैं चाहूँगा कि आपको मज़ेदार से मज़ेदार वीडियो दूं, आप लोगों को भी अच्छा होगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखिएगा, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चलेंगे। थैंक यू, मैं लेता हूँ आपसे विदा। मैं उत्तम कुमार, UKGS एकेडमी, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, बाय।